अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डायलॉग विद उरूज रज़ा में मैं हूं आपकी मेज़बान उरूज रज़ा सियामी। और जैसा कि आपको मालूम है, आज के दिन के हवाले से हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे आज के प्रोग्राम में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। लेकिन ये हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पेश करेंगे। इससे पहले जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा, और इस तनाज़े की वजह क्या है, ये तनाज़ा आखिर है क्या, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो दुनिया ने इस वक्त पाबंदियां आयद कर दी हैं रशिया के ऊपर, और उसके बैंकिंग सिस्टम को बिल्कुल खिला के रख दिया है, और उनके बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनका जो मालियाती एक राब्ता था दुनिया के मुख्तलिफ बड़े बैंकों के साथ, उसके ऊपर भी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। और आज लड़ाई का चौथा रोज़ है, और लड़ाई में बहुत सारी इंसानी जानें जो हैं इस वक्त ज़ाया हो गई हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि ये जंग जो है खित्ते में एक बहुत बड़ी तबाही को रोकने के लिए जायज़ थी। अब ये कितनी जायज़ थी, ये आज हम पूछेंगे अपने जो हमारे एक्सपर्ट तज्ज़ियाकार इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनसे। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे एक्सपर्ट तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सलमा मलिक माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हैं। डॉक्टर साहिबा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर, और ये पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान अली शाह थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में, और कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला डिफेंस एंड मैरीटाइम एनालिस्ट हैं, सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। ये हमारे आज के गेस्ट हैं। तो मैं ज़रा शुरू करूँगी डॉक्टर सलमा मलिक से, और मेरा उनके साथ जो क्वेश्चन है, डॉक्टर साहिबा आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और मुझे ये बताइएगा कि ये जो यूक्रेन और रशिया का तनाज़ा है ये आखिर है क्या, ये कब शुरू हुआ, और इसके खित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी, थैंक यू सो मच रूप साहिबा आपको बुलाने का। हम लोग ये जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि यूक्रेन जो था, जब सोवियत यूनियन बना था तो ये सारा इलाका जो था ये सोवियत यूनियन का हिस्सा रह चुका है, राइट। और उस वक़्त एक टर्म इस्तेमाल होती थी सोवियत यूनियन के सिलसिले में, जिसको हम इनको नियर अब्रॉड्स भी कहते थे। और जब 1990s में ये सारा का सारा जो एरिया है एक्सपैंड हुआ है, तो अब हम यूक्रेन को एक ईस्ट यूरोप की कंट्री कहते हैं। और ये ईस्ट यूरोप के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है रशिया के बाद। बिल्कुल ठीक है। और इसके जो बॉर्डर्स हैं इसका एक्सपैंड करते हैं, बेलारूस के साथ ही अपना बॉर्डर शेयर करता है। और फिर जो किसी ज़माने में जिनको हम ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज कहते थे, पोलैंड का मुल्क था, स्लोवाकिया का मुल्क था, हंगरी का मुल्क, रोमानिया, मोल्डोवा वगैरह, ये इनके साथ इसकी जो है इलाके शेयर होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी है यूक्रेन की, जो अब हम पाकिस्तान में उस बात को बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, और वो ये है कि यूक्रेन जो है वो एक ज़माने में अपने आप इसका एक बड़ा थ्राइविंग न्यूक्लियर प्रोग्राम भी होता था। और जब 1991 में इस मुल्क ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की है, तो उसके बाद इसने फिर अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको ख़त्म कर दिया था। तो हम लोग एक बात को बहुत ज़्यादा जो इस ज़ुमरे में इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान ने जो अपना न्यूक्लियर स्टेटस रखा है, उसकी वजह से उसको बहुत सारे ऐसे ममालिक, खास तौर पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उससे जो डेटरेंस जिसको हम कहते हैं, वो ये डेटरेंस है जो आज यूक्रेन में हमें फेल होती हुई दिखाई देती है कि अगर यूक्रेन का थ्राइविंग न्यूक्लियर प्रोग्राम होता तो वो अपने आप को उस लिहाज से बचा सकता। बिल्कुल ठीक है। हैविंग सेड दैट, हमारे पास एक ये सिचुएशन आ जाती है। यूक्रेन ने अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ था, हावेवर, और फिर 1994 में ये नेटो का एक पार्टनर मुल्क बन गया। और उसके बाद जो है थोड़ा सा तनाज़ा बढ़ता चला गया, क्योंकि एक ये बहुत अहम मुल्क है इस इलाके का। तो सोवियत यूनियन के लिए और रशियन फेडरेशन के लिए भी थोड़ी सी एक ये तफ्तीश का बायस था कि जो नेटो है उसकी एक्सपेंशन, क्योंकि आप जानती हैं नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जब कोल्ड वॉर में सर्द जंग में बनी थी,
तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक मैंडेट ये था कि वो तमाम ममालिक जो कि अटलांटिक ओशन के शुमाली अटलांटिक ओशन के नेबर्स में हैं, उन ममालिक को इस अलायंस का हिस्सा बनाया जाएगा। और बिल्कुल उसके ठीक बाद है। एक इतराज ये उठा कि जी ये ममालिक जो कि अटलांटिक ओशन को कहीं से भी टच नहीं कर रहे, तो ये किस तरीके से इस सारी डोमेन का हिस्सा बनेंगे। तो अगर हम रशिया की तरफ से इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी रशिया के लिए एक ये सिग्नल था कि अच्छा अब अमेरिका जो है आहिस्ता आहिस्ता जो क्लासिक री इंसर्कलमेंट है सोवियत यूनियन की या रशियन फेडरेशन की वो करना चाहती है। एग्जैक्टली और इसके ऊपर इसी के ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर साहिबा, लेकिन इससे पहले हम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले लेते हैं कि ये जो रशिया ने यूक्रेन के साथ अपनी जंग का आगाज़ किया है, ये किस हद तक जायज़ है, क्योंकि रशिया के बाद उसी खित्ते में यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा मुल्क है। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरा आपके साथ ये क्वेश्चन है कि ये जंग जो है जिसको दुनिया के बहुत से जो ममालिक हैं वो जायज़ करार दे रहे हैं, आपके नज़दीक ये जंग कितनी जायज़ है? और आपके जवाब से पहले प्रोग्राम में हम वेलकम करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान शाह को, उन्होंने स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर लिया। जी जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जंग कितनी जायज़ है, कितनी ज़्यादा नाजायज़ है, इससे तो हम बिल्कुल इस पर रोशनी डालेंगे। पहले तो ये है कि क्या बैनुल अक़वामी जो ऑर्डर है, यानी कि जिसे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, वो कितना कमजोर साबित हुआ है। सारी दुनिया अंदाजा कर रही है कि एक बड़े मुल्क ने एक छोटे मुल्क पर हमला कर दिया है, लेकिन किसी में अभी तक इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किस तरीके से फिजिकली इस जंग को रुकवा सके या यूनाइटेड नेशन के फोरम को उस तरीके से इस्तेमाल कर सके। इस वक्त हमें इस चीज का भी एहसास और इदराक हो रहा है कि ये वीटो पावर कितनी खतरनाक है और इस वीटो पावर की वजह से कितने ज्यादा मामलात खराब हो रहे हैं। मेजॉरिटीज अथॉरिटी, अब ये वक्त ऐसा आ गया है कि हम इस पर यकीन करने लगे हैं, अक्सरियत जो है उसकी बात को हर सूरत में उसको नाफिज किया जाए, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत जो है वो अकलियत बन गई है। एक मुल्क के ना करने से कोई काम भी यूनाइटेड नेशन के फोरम से या सारी दुनिया के लिहाज से कोई भी नहीं आगे बढ़ पा रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक बहुत ही इलिजिटिमेट जंग थी, लेकिन अब ये भी देख लीजिए कि ये इलिजिटिमेट जंग जो हुई है, बड़े लोगों के जो है जमीर जाग रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी बड़ी इलिजिटिमेट जंगें हुई हैं। जो लीबिया पर हमला हुआ, इराक पर हमला हुआ, जो अफगानिस्तान पर हमले हुए, वो तमाम के तमाम जो है वो मगरिब की तरफ से थे, लेकिन उस वक्त कोई इस तरीके से इसकी कंडेमनेशन नहीं कर रहा था जिस तरह के आज कर रहे हैं। जहां तक आपके सवाल का जवाब है, मैं उसकी तरफ आता हूं कि ये जंग होने बहुत ज्यादा जरूरी था। इस जंग के होने से की जरूरी होने की वजह यह थी कि अभी तक, यानी कि पिछले 20 से 25 साल के दरमियान हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही मजबूत मुल्क एक बहुत ही कमजोर मुल्क पर हमला करता है, लेकिन हमें अभी तक यह पता नहीं था कि दो मजबूत मुल्क एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो क्या होगा। तो इस वक्त क्या हुआ है कि जो लड़ाई की जो वजह से जो बीच में है वो तो यूक्रेन है जो कि छोटा मुल्क है, लेकिन दो ग्रुप सामने आ गए हैं। एक तरफ रूसिया आ गया और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो सामने आ गए हैं। तो अब ये पता चलेगा कि दोनों एक दूसरे के सामने कितनी देर तक ठहर सकते हैं। ये फैसला आज हो जाएगा और उससे मामला ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अगर ये पता न चल पाए आज हमें कि रूस कितना कमजोर है या कितना मजबूत है, तो कहीं पर भी गलत फहमी में बड़ी जंग शुरू हो सकती थी, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। अभी भी लोग ये कह रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम के लिए तैयार है, कुछ भी नहीं है, इसके ऐसा कोई चांस नहीं नजर आ रहा है कि तीसरी जंग अजीम तैयार है। क्योंकि याद रखिए, हम 1914 में नहीं रह रहे हैं, हम 1939 में नहीं रह रहे हैं, हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं, जहां पर जंग करने का तरीकाकार, यानी कि जिसे अंग्रेजी में मॉडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बदल चुका है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो, आपने मेरे लास्ट प्रोग्राम में जब आपने पार्टिसिपेट किया था, आपने कहा था कि आपको जंग होती नजर नहीं आ रही क्योंकि दुनिया जो है अब उसका तरीकाकार बदला जा चुका है। लेकिन आपने देखा कि रशिया ने इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देके उसके ऊपर अटैक कर दिया, यूक्रेन के ऊपर। जंग तो बहरहाल शुरू हो गई है। अब आप ये फरमा रहे हैं कि थर्ड जो वर्ल्ड वॉर है उसको शुरू होने से आप समझ रहे हैं कि वो नहीं हो सकती, उसका आगाज नहीं हो सकता। व्हाट इफ इट स्टार्ट्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मुल्क इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि दो बड़े बड़े ब्लॉक्स
टकराव हो और उससे दुनिया का खात्मा ही हो जाए। उसकी वजह यह कि 1945 तक जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तब तक न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज्यादा रैम्पेंटली दुनिया के पास नहीं थे जितने कि आज हैं। और आज आपको मालूम है कि रशिया के पास 6,500 हैं, अमेरिका के पास 7,500 हैं, और दोनों ने पिछले साल ट्रीटी भी की जिसके तहत कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करने की बात हुई है, अगरचे वो कम अभी हो नहीं पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल डेटरेंस काम कर रहा है, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होनी। हाँ, अलबत्ता मैं जो बता रहा हूं ना आपको कि मैंने आपको बताया था कि किसी सूरत में ये जंग होनी नहीं है, लेकिन अभी भी रशिया ने ये अटैक कर लिया है और इसके लिए मुकाबले में कोई भी आने को तैयार नहीं है। हाँ, मुख्तलिफ तरीके से आ रहे हैं, और उसमें क्या है, जितना भी मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया को भेजा जा रहा है उस पर बाइकआउट हो जाए, इक्तिसाद जो रशिया की है उस पर बाइकआउट हो जाए। इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, रशिया पूरे यूरोप को $11 अरब का तेल गैस भेजता है। एग्जैक्टली। रुक जाना है। फिर उसके बाद आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया बैंकिंग सेक्टर, तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसके ऊपर सैंक्शंस आ गए। डॉक्टर साहब यहाँ पे रोकूंगी, ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो प्रोग्राम में बातचीत होगी डॉक्टर सलमा मलिक, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन के अलावा हमारे साथ स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड एहसान शाह ने, और इनके साथ फिर हम कोशिश करेंगे टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर लें कमांडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट गो अवे। वेलकम बैक टू डायलॉग विद उरूज रजा। और प्रोग्राम के इस सेगमेंट में डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो है वो अपना जो कमेंट और अपना जो एनालिसिस है उसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन कंक्लूड करने से पहले डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन और ले लें कि अमेरिका और इसके मगरबी इत्तेहादियों ने हफ्ते को मॉस्को को यूक्रेन पर हमले की सजा देने वाली गैर मामूली पाबंदियां आयद करके रूस के बैंकिंग सेक्टर और करेंसी को मफलूज करने की कोशिश की है। तो क्या ये रशिया के लिए एक लेसन होगा ताकि वो मजीद पेशकदमी ना करे, या फिर वो इस गलती से कुछ आगे सीखने की सलाहियत नहीं रखता? आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रूस ने ये जो हमला किया है ये बिल्कुल पुराने जमाने का जो तरीक़ेकार था वो इख्तियार किया, यानी सन जो 20वीं सदी थी वो मामला किया है। मेरा ख्याल ये कि उनको बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन पहले बनानी चाहिए थी, और यही वजह थी कि लास्ट प्रोग्राम में मैं आपको बताता था कि हमला होने का कोई जवाब नहीं बन रहा है, कोई चांस नहीं बन रहा है, बस ब्रिंकमैनशिप होगी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। अब जबकि ये रिस्पॉन्सेज आएंगे, इक्तिसादी पाबंदियां लगेंगी, करेंसी की मजीद डिवैल्यू होगी। अभी रिसेंटली तो रूस इक्तिसादी मसाइल से बाहर निकला था, उन्होंने एकदम से ये एक पख निकाल दी है, तो इस वजह से रूस को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा वो जंग को मजीद आगे बढ़ा सकेंगे, बस यहीं पर ही होगा। और होना यही है कि उन्होंने यहाँ पर रिजीम चेंज करनी है, और उसके बाद उन्होंने हर सूरत में यहाँ से निकलना है। ना निकलने की सूरत में, और जो गलती होनी थी रूस से वो तो हो चुकी है, इनको आइंदा आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है, और खास तौर से इक्तिसाद के लिहाज से और बैंकिंग सेक्टर में, जो कि आपने पहले से बताया। बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो ये फर्क वाजे कर दें कि जंग और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या फर्क है, क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि वो जंग नहीं करने गया यूक्रेन, बल्कि उसने मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया है, और दूसरी जानिब उसने जो यूक्रेन का कैपिटल है दारुल हुकूमत वहां पर कब्जा करने की कोशिश भी कर रहा है। उनके एटमी तनसीबात जहां पे थी, जो उनका प्लांट था, जो कि वो रोल बैक हो चुका है, वहां पर भी उनके जो पैराट्रूपर्स हैं और उनके जो मिलिट्री फोर्सेस के दस्ते हैं वो अब उन्होंने वहां पर डिप्लॉयड कर दिए हैं। तो क्या ये जंग है या ये ऑपरेशन है? अगर ये ऑपरेशन है तो कैसे जंग से मुख्तलिफ है और इसका दौरानिया कितना हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में आपने बिल्कुल ये जो चीज़ वाज़ेह कर दी कि ये जो जंग है ये उनकी पॉलिसी का एक हिस्सा है। इन टैक्टिक्स उन्होंने चेंज कर दिए, लेकिन रशिया अभी तक अपने सोवियत यूनियन के उस दौर से, उस दिमाग से, उस साइकी से, उस माइंडसेट से निकला नहीं है। दे आर रिपेंटिंग इट कि गोर्बाचोव ने जब ये सब कुछ कर दिया, तो ये जो नया जनरेशन 20 साल के बाद आया है, और ऑलमोस्ट इन एनी शेप, वन शेप और द अदर, ये व्लादिमीर पुतिन इक्तिदार में रहा है। तो ये लोग अभी उसको रिवाइव करना चाह रहे हैं। सर, आपको माजरत चाहती हूँ, 1 मिनट के लिए रोकूंगी। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला ने। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब अपना जो कमेंट है वो कंक्लूड कर लें, फिर आपकी तरफ आते हैं।
जी ओके, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक तो यू। उस माइंडसेट से रशिया अभी तक निकला नहीं है। सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक्स डिसमेंबर हो गए, और वो जो आयरन कर्टन का दौर था, ये जो हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस था रशिया का। लेकिन जब नेटो ने इस तरफ उसको पुश बैक करना चाहा टुवर्ड्स रशिया, तो उन्होंने वो फीलिंग, उनको उसको पेन हो गया, वो फील कर रहे हैं। और अब जो ये कर रहे हैं, उन्होंने इनके दो पहलू हैं। एक तो व्लादिमीर पुतिन ने उनको कहा था कि आप लोग नेटो की इन्फ्लुएंस को एक हद तक बढ़ाएं, और इस हद तक उन्होंने वाजे कहा था, इस हद तक आगे ना आए। फिर 2014 में जो प्रो रशियन प्रेसिडेंट की तब्दीली हो गई, वो भी रूस के लिए एक लम्हा फिक्रिया था। फिर जो सारे लोग, बिकॉज यूक्रेन में अगर ये टुवर्ड्स नेटो ऑलरेडी जो बाल्टिक स्टेट्स थे वो चले गए, वाशिंगटन की थ्योरी के मुताबिक कि जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, तो जिस नस्ल के लोग हैं उस नस्ल के साथ आगे मिलेंगे, तो वही हुआ। लेकिन जो पोलैंड में और हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में, इन कंट्रीज में रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो गया, तो उनको लाले पड़ गए कि भाई ये इन्फ्लुएंस तो इस तरफ आ रहा है। अब उन्होंने जो रियलिज्म की थ्योरी है पॉलिटिकल साइंस में, उसको बिल्कुल अप्लाई करना शुरू कर दिया। उनको पता है कि रशिया का जो स्पेसेस है वो इतने वसी है। आपको पता है नेपोलियन इधर आया, वो भी डिफीट कर गया, और वो उसके बाद हिटलर आया, वो भी शिकस्त खा गया। तो इस लिहाज से रशिया को एक एज हासिल है कि आप उसमें अंदर घुस जाएं, कहां तक जाएंगे, आधी दुनिया है रशिया। तो ये जो उनकी पॉलिसी है कि वो एक मसल्स दिखाना चाहते हैं, और मेरे ख्याल में जब रूस खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है और इधर यूक्रेन इन्वॉल्व है, तो ये टैक्टिक जो डॉक्टर साहब ने बता दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, बाकी सैंक्शंस, या पब्लिक ओपिनियन को बिल्ड करना या उनको एक्सपोज करना, ये उनको फील होगा, क्योंकि रशिया की इक्तिसादी हालत इतनी मजबूत नहीं है। आपको पता है जब 1991 में रशिया डिसमेंबर हो गया, लोग जो है ना रोटी के लिए तरस रहे थे। एग्जैक्टली, लेकिन इतना एतमाद कैसे आ गया रशिया के पास, ये हम जानेंगे कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला साहब से। सर मुझे ये बताइएगा कि दो जो मेन डिमांड थी रशिया की यूक्रेन से, कि आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं बनेंगे और नेटो जो है आप उसको भी अलाउ नहीं करेंगे आने का, ना ही आप उसका हिस्सा बनेंगे, उससे इनकार पर इतनी बड़ी सजा। ये तो एक एग्जाम्पल रशिया ने सेट कर दी है किसी भी खित्ते के लिए कि अगर एक छोटा मुल्क जो है वो आपकी पसंद से मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहा, तो आप उसके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन कर सकते हैं। अब तो उन्होंने जंग का नाम भी बदल दिया। तो मुझे जरा ये बताइएगा कि जंग और ऑपरेशन में क्या फर्क है आपकी नजर में, और अगर ऑपरेशन है तो ये कितने दिन का ऑपरेशन हो सकता है, या ये टाइमलेस है, और अगर ये जंग है तो इसके असरात क्या मुरतब हो सकते हैं सारे हित्ते के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपके 10-15 सवाल एक साथ पूछने का। वो सर आप मेरे उस्ताद हैं, आपको तो पता है मैं ऐसे ही सवाल करती हूँ। नहीं, बहुत उम्दा है ये, वाकई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैं काफी देर से सुन रहा था और बहुत ही उम्दा बातें हुई हैं। तो मैं 2-3 पहलू इसके उजागर करना चाहूंगा, जो शायद थोड़ी सी रेपिटेशन भी हो जाए। कोई मसला नहीं है भाई, सर। हुआ क्या? जी जी, 3 प्रीडोमिनेंट पहलू हैं इस सारी जंग के, और मेरी नजर में सबसे प्रीडोमिनेंट पहलू जो है वो पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक है, और दूसरा इकोनॉमिक है, और सबसे आखिर में मिलिट्री उसका पहलू है। बल्कि मिलिट्री आप इंस्ट्रूमेंट कह सकती हैं। इन दोनों फील्ड में, यानी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फील्ड में और इकोनॉमिक फील्ड में, अपने हदफ हासिल करने के लिए रशिया को थोड़ा सा बिल्कुल अपने मसल्स दिखाने पड़ रहे हैं। ठीक है। और एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है यूक्रेन की रिलेशनशिप की रशिया के साथ, और यूएसएसआर का पूरा, यानी रशिया प्लस 15 मोर कंट्रीज जो यूएसएसआर में थी। और ये बहुत सारी दफा बातें हो चुकी हैं कि भाई 1991 में जब ये यूएसएसआर टूटा तो उनमें एक बहुत बड़ा मुल्क आ गया, यूक्रेन आ गया, और वो न्यूक्लियर पावर था। फिर ये 4-5 मुल्कों ने मिलके उसको कहा कि भाई हम जिम्मेदार हैं, आपकी हिफाजत के लिए आप न्यूक्लियर छोड़ दें, और कोई अटैक करेगा तो इंक्लूडिंग रशिया
वो अटैक करेगा तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और वो कोई नहीं आया। सदर ज़ेलेंस्की जो है वो मीडिया पे रो पड़े हैं और उनकी वो जो वीडियो वायरल भी हो गई है और अब वो खुद मैदान जंग में है। तो क्या ये दुनिया के लिए सर, ये दुनिया के लिए क्या ये एक एग्जाम्पल है कि अगर दुनिया की ताकतें आपसे ये कहें कि अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करें तो फिर नहीं करना चाहिए ना? बिल्कुल यही बात है। ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए इंतहाई बेहतरीन क्लासिकल लेसन है। ये हमारी कौम के लिए भी, फौज के लिए भी और हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी। जब तक आप खुद ताकतवर नहीं है, कोई बाहर से आपको ताकत नहीं दे सकता। और बड़ा उम्दा मिसालें बीच में दी डॉक्टर साहब ने कि हमने एक बड़े मुल्क को छोटे मुल्क से लड़ते देखा, किसी वजह के बगैर लड़ते देखा, कोई इलीगल वॉर करते देखा। ये भी टेक्निकली इलीगल वॉर में आ जाएगी, लेकिन बड़े मुल्क और बड़े मुल्क के दोनों की लड़ाई को पहली दफा बड़े अरसे के बाद देख रहे हैं, जिसमें स्टेलमेट लगती है फ्रॉम डे वन। बिल्कुल ठीक है। ये है जितनी देर कहें आप बात हो सकती है, एंड गेम की तरफ आता हूं कि आप कह रही थी कि कितने दिन चलेगी या एंडलेसली चलेगी, क्या होगा। तो उसका जो मिलिट्री सिर्फ पहलू पहले कर लेते हैं, हालांकि मेरी नजर में मिलिट्री पहलू जो है ना हदफ पहले था ना अभी है। यानी रशिया किसी वक्त नहीं चाहता था कि वो यूक्रेन को एज अ कंट्री फतह कर ले और वहां अपना झंडा गाड़ दे और वो कल से जनाब रशिया का हिस्सा हो जाए। रशिया तो चाहता था कि मेरे हिस्टोरिकल रिलेशन देखते हुए और मेरी सेंसिटिविटीज सिक्योरिटी को देखते हुए यूक्रेन ऐसा मुल्क रहे जो मेरे लिए एक सैटेलाइट स्टेट की तरह हो कि पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली मैं जो बात कहूं वो माने और वेस्ट की या नेटो की या यूएसए की बात ना माने। ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए था? रिजीम चेंज चाहिए थी। ये तो कोशिश कर रहे हैं कि वहां रिजीम चेंज प्रो वेस्ट की जगह प्रो रशियन आ जाए, क्योंकि 42% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 करोड़ पीपल ऑफ यूक्रेन आर प्राइमरीली रशियन। एग्जैक्टली, अपने लोगों को ही मार रहे हैं ना रशिया। उनके लिए बहुत ज्यादा वहां पर वो है सॉफ्ट कॉर्नर है। और फिर इसको बड़ा अच्छा प्ले किया 2013 से प्यूटिन ने कि भाई एलपीआर और डीपीआर रीजन जो थे उनको उस वक्त उस 2013 में उसने उठाया और उस पर आके जनाब यूक्रेन ने बहुत सख्ती की, हो गया। तो आपको पता है फिर मिन्स्क का जो एग्रीमेंट हुआ था। सर बड़ी माजरत यहाँ पे रोकूंगी, मुझे बार बार कहा जा रहा है कि एक छोटा सा ब्रेक ले लें, बस 1.5 मिनट का ब्रेक है। उसके बाद जब वापस आते हैं तो वापस आप ही की तरफ आएंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डायलॉग विद उरूज रजा। वेलकम बैक। और प्रोग्राम में हम वापस जाएंगे कमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्ला की जानिब। और मैं चाहूंगी कि सर आप अपना कमेंट जो है वो कंक्लूड करें और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके वो भी थोड़े से हाईलाइट कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। बहुत शुक्रिया। पहले तो एक शेर अर्ज है, वो यूक्रेन की आपने बात की थी कि उनके प्रेसिडेंट रो रहे हैं, वो उनके लिए शेर ये है कि हम आस लगाए बैठे हैं, तुम वादा करके भूल गए। तो अब बात यह है कि ये तो सारे लोग अमेरिका और नेटो न सिर्फ भूल गए, 4 चीजें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुई। एक, इस इंटरनेशनल लेवल पे जब 2 बड़े लोगों की लड़ाई हुई, जैसा कि डॉक्टर हुसैन सुहरवर्दी साहब ने कहा, उसमें हमने देखा कि नेटो और यूएस की जो डिसीजन मेकिंग है उसमें फ्लॉज आ गए, उसमें स्प्लिट आ गया। फ्रांस और जर्मनी जरा सी रिजर्वेशन के साथ चल रहे। फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि जनाब फरवरी में 2014 में जब क्राइमिया को उन्होंने वो एनेक्स कर लिया, तो ये दोनों सूबे जो एलपीआर और डीपीआर के थे उनको इस वक्त उठाकर और उनको रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये हमारे हैं। फॉर ए प्रिटेक्ट के अगर उसमें गए तो वो हम कहेंगे कि वो जो हमें बुलाया था यहाँ। ठीक है। तीसरा पहलू, जो आखिरी पहलू और सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया टू यूरोप। ओके। आपको पता है 72% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट
of natural gas goes to Europe at a rate of 25% only as compared to US की जो गैस है. ठीक है. US जो गैस है वो वहां कंपनसेट नहीं कर सकती क्योंकि वो इतना प्रोड्यूस नहीं कर सकते. रशिया इज नंबर 1 रिजर्व है उनके पास वर्ल्ड में नेचुरल गैस के, और वो 1/4 कीमत पे जनाब वो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं यूरोप को. ठीक है. तो ये इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है जिसको कैपिटलाइज किया है पुतिन ने, और वार्निंग दी है कि कोई भी बाहर से आया तो हम मिलिटरीली उनसे डील कर लेंगे. बिल्कुल ठीक है सर. नाउ फाइनल पॉइंट कंक्लूडिंग ये है, मेरी नाचीज राय में ये जंग लंबी नहीं होगी. ये सिर्फ रिजीम चेंज की बात है ताकि वो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो बात कहे रशिया वो मान लें, यूक्रेन साहब और दूसरे वेस्ट की ना माने. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमांडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला, आपने हमें ज्वाइन किया. और अभी मैं ब्रिगेडियर साहब की तरफ आऊंगी. सर अब होगा क्या, जैसे अभी कमांडोर साहब फरमा रहे थे कि जंग कोई लंबी होगी नहीं. मैं भी बिल्कुल इसी से मुत्तफिक हूँ कि जो रशिया ने एक मैसेज देना है, और दो चीजें हैं, एक मैसेज देना है, एक मसल्स दिखाने हैं. ठीक है. क्योंकि डिसमेंबरमेंट के बाद और अफगानिस्तान से विड्रॉल के बाद रशिया जो है इस तरह की किसी मिलिट्री कंटेस्ट में आया नहीं था वर्ल्ड के सामने. ठीक है. और अभी वो ये दिखाना चाहता है कि रशिया के पास अभी भी वो मसल, वो ताकत, वो मिलिट्री इंटेंट और वो चीज उनके पास है कि वो कर सकते हैं. अब जो आपका पहला सवाल था मैं उससे थोड़ा रेफरेंस लेता हूँ. जंग तवील नहीं होगी, जंग 1-2 रोज में आप देखेंगे खत्म हो जाएगी. अब वो एक सिक्योरिटी जोन जो है मेरे ख्याल में उन्होंने क्रिएट कर लिया, अब वो एक्सपेंड कर रहा है. नॉर्थ की तरफ से बेलारूस की तरफ से आ रहा है, सामने से खारकोव की तरफ, और नीचे से क्रीमिया से आ रहा है. तो ये पूरा तीनों तरफ जो है वो एक सिक्योरिटी जोन करने में कामयाब हो गया. और मैं इससे भी मुत्तफिक नहीं हूं कि रिजीम वो चेंज कर सकेंगे. आई डोंट थिंक सो. रिजीम चेंज नहीं होगी. इट विल बी ट्रेडिंग ऑफ एरिया फॉर समथिंग. उनको ये माने कि हम एरिया वापस कर रहे हैं, आप हमसे सैंक्शंस उठा दें. एक तो ये होगा. दूसरी बात ये है कि वो जो तिजारत का इम्बैलेंस है उसको वो इम्बैलेंस अपनी तरफ करना चाहता है. ठीक है. रशिया. और तीसरी तरफ वो नेटो का जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है यूक्रेन को वो एक बफर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि नेटो का डायरेक्ट जोन ऑफ इन्फ्लुएंस रशिया के बॉर्डर पे ना आए. और तीसरी या चौथी बात जो है वो ये जो डोनेट्स है और हलनास्क के 2 सूबे हैं डॉनबास के, इस एरिया को अगर वो ज्यादा जाएगा तो इस एरिया को वो इंडिपेंडेंट तौर पे इनकी एक स्टेशनरी और सैटेलाइट के तौर पे आजाद करवा के दे विल बी द एरियाज वेयर रशिया विल कम इन बिकॉज इन फेवर ऑफ देम. कि ये हमारे लोग हैं, ये एरिया हमने आजाद किया है. इट विल बी ए बार्गेनिंग चिप. तो ये खत्म हो जाएगा विद इन 2-3 डेज. लेकिन और ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. बिल्कुल ठीक है. कभी भी आप देखें रशिया विल नॉट एक्सेप्ट that Ukraine should go in the lap of NATO. They will use it as a buffer state. लेकिन अब तो नेटो का जो किरदार है वो भी खुल के सामने आ गया. डॉक्टर सलमा मलिक साहब, आप नेटो के किरदार के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि क्या अब दुनिया को नेटो फोर्सेस या नेटो के प्रोमिसेस के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं? देखिए जी, दुनिया का तो कोई सवाल नहीं उठता. बात बहुत सिंपल है कि यूक्रेन के लिए नेटो भी एक बार्गेनिंग चिप था जब उसने नेटो को ज्वाइन किया था. ठीक है. और ये कहना कि रशिया के लिए रिजीम चेंज कराना या किसी भी मुल्क के लिए रिजीम चेंज कराना बहुत मुश्किल होगा, बिलाशुबा सही है. पर रशिया ने यूक्रेन में पहले भी इस तरह की बहुत सारी चीजें की हैं. और उनके जो बाद में बने थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पॉइजन भी किया जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, जो प्रेसिडेंट बने थे. तो इस तरह की बहुत सारी चीजें रही हैं. आपको इस बात को हम सबको समझने की जरूरत है. मैंने बिल्कुल शुरू में जो थोड़ा सा मुख्तसर सा मुझे टाइम मिला था उसमें मैंने आपको ये पहले भी बात कही थी कि यूक्रेन जो है रशिया के लिए इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम रशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि रशिया को जो अभी खतरा लगता है यूक्रेन के इंडिपेंडेंट होने से, ज्यादा ऑटोनमस होने से,
या फिर ज्यादा वेस्ट की तरफ झुकने से कि उसके बिल्कुल यानी दरवाजे पे अमेरिका अपने आप को लाके खड़ा कर दे। बिल्कुल ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स है हमारे पास डॉक्टर साहिबा, मैं चाहूंगी डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी का पॉइंट ऑफ व्यू भी ले ले, लेकिन वो एक क्वेश्चन के साथ, और वो क्वेश्चन ये है कि आखिर अब होगा क्या, किन टर्म्स के ऊपर रशिया यूक्रेन से निकल जाएगा और उससे क्या मनवाएगा? क्या वहां पे जो सदर है उसको चेंज कर दिया जाएगा, अपनी मर्जी की वहां पे हुकूमत लाने की कोशिश करेगा रशिया, और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं यूक्रेन के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो आपके जो सवाल है उससे भी पहले मैं ये बता दूं कि यूक्रेन का नेटो को ज्वाइन करना इंतहाई खतरनाक रूस की सलामती के लिए था और है। और यूक्रेन की लीडरशिप है उसने ये कमजोरी दिखाई, वो क्लियर कट नहीं आ सके। उनको इस चीज की एहसास होना चाहिए था। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जो तालीम है उसमें ये चीज क्लियर है कि आप किसी सूरत में भी एक के लिए किसी के हवारी नहीं बन सकते, और अगर बनेंगे तो फिर बुरे हालात का सामना करना पड़ेगा। वो तफलीट तो हमारा भी अभी तक नहीं पहुंचा जो ऐसा निकतर में हमारे लिए आ रहा था हमारी मदद के लिए। उन बेचारों को चाहिए था पाकिस्तान से ही पूछ लेते तो वो समझ जाते, लेकिन बहरहाल ये गलती उनसे हो गई है। अब जो आपका सवाल है डायरेक्ट उसको बड़ा ब्रीफली बता दूं तो ये मसले का हल यूक्रेन और रूसिया के दरमियान जो इनकी जो लीडरशिप है उसने ही बैठकर हल करना है। रूस किसी सूरत में भी तीसरे को अपने दरमियान नहीं बर्दाश्त करेगा। और टीम चेंज भी हो सकता है या मामलात को दिखाते हुए तो यूक्रेन को कमजोर करने के बाद उनसे बातचीत के लिए बात भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, ब्रिगेडियर एहसान अली शाह और कमोडोर रिटायर्ड सैयद मोहम्मद उबैदुल्ला। आप सब लोगों का तजिया जब मैं सामने रखती हूँ तो उससे मुझे बहुत उम्मीद अफजा हालात जो हैं मुस्तकबिल के वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन चंद चीज़ें यहाँ पर डिटरमिन करनी होंगी कि नेटो के प्रोमिसेस या फिर अगर आप अपना आलमी जो आपका एटमी प्रोग्राम है आलमी ताकतों के कहने पर अगर आप रोल बैक करते हैं तो किन कॉन्सिक्वेंसेस गुजरना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं अभी प्रेजेंट जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। और दूसरा ये कि कमज़ोर की आदत वो मौका दे देती है किसी को भी या दुनिया की और ताकतों को कि वो किस तरह आपके ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन का नाम लेके जंग मुसल्लत कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि रशिया अपने ही लोगों को मारना बंद करे और बैठकर अफ़हाम तफ़हीम के साथ ये अपने जो जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करे। यहाँ पर डायलॉग का वक्त ख़त्म हो गया है। आप लोगों से अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उरूज रज़ा सियामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।